हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शालिनी आपकी साइंस फैकल्टी फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज 5 बजे। तो पहले तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, आज सुबह 11 बजे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। उसकी जगह आज हमने क्लास अपनी करी है 5 बजे। तो ये 5 बजे की क्लास सिर्फ आज के लिए थी, इससे अन्यथा ना लें, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो कि अब से क्लास शाम को ही हुआ करेगी। क्लास आपकी बराबर रोज लगातार उसी समय पे हुआ करेगी, 11 बजे ही आप और हम मिला करेंगे, ठीक है। 5 बजे तो बस आज की क्लास हुई है। चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग संजीव, मंजरी, दिलीप, रूपम, प्रियंका, कल्पना, सभी लोगों को। अब इतने सारे बच्चों, सबका नाम तो नहीं ले सकती, तो सभी को छात्रगण कह के संबोधित किया जा सकता है ना। चलिए, पुराना जो भी पढ़ा है उसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। पुराना जो भी पढ़ा हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, या उसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो वो पूछिए, नहीं तो हम सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बता दो आज हमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक करना है, एटलीस्ट ये बता दो, क्योंकि तुम्हें पहले ही इसीलिए बता दिया जाता है कि आप लोग कुछ रिवाइज करके आए। वेरी गुड। आज कौन से चैप्टर शुरू करेंगे? चैप्टर दिलीप सॉलिड नहीं है, मैटर है, सब बता रहे हैं, उसके बाद भी सॉलिड मैटर चैप्टर। आज जो हमें शुरू करना है वो क्या शुरू करना है? द्रव्य शुरू करेंगे। द्रव्य शुरू करने से पहले मुझे एक चीज बता दो, इन दोनों शब्दों में अंतर जानते हो? द्रव और द्रव्य दोनों में क्या अंतर है? जल्दी से पहले ये बता दीजिए, तुम्हारा बेसिक टेस्ट हो जाए। द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है? द्रव और द्रव्य, या दोनों एक ही चीज है? एक ही चीज है। और आने हैं, और आज पढ़ने जा रहे हैं मैटर। मैंने कहा था चैप्टर रिवाइज करके आना, तो अभी तुम्हें यही नहीं पता कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। द्रव बोला जाता है लिक्विड को, किसी भी तरल पदार्थ को, किसी भी तरल पदार्थ को जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है उसे द्रव कहते हो। और जो मैटर होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का कोई द्रव्यमान है और आयतन है, यानी जगह घेरे हुए है, उसे क्या कहा जाता है? उसे द्रव्य कहा जाता है। चलिए, बाकी सभी लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किस किस को डाउट था, तो हमारी फैकल्टी आज आपके साथ है। कंप्यूटर साइंस के भी मंजीत राय सर हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग, मुझे बताइए। गुड इवनिंग, मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? तो मैंने भी सोचा कि आज मैम की क्लास में मैं भी थोड़ी सी साइंस पढूं, और मुझे भी फर्क नहीं पता था द्रव और द्रव्य में, तो मैंने भी पढ़ लिया आज। तो बिल्कुल ठीक है, चलिए। ओके, तो पूछिए आप लोग। मैम से कुछ कुछ पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने सब चकाचक। तो कुछ ऐसी बातें पूछनी हो तैयारी से संबंध में, बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर साइंस टीचर। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एग्ज़ाम का डेट वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म फिलअप का डेट चेंज हुआ है। तो फॉर्म फिलअप जो है वो 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप में से जो लोग भी जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं हमारी क्लासेस में, वो जुड़ सकते हैं। यूट्यूब सेशन होता है वो 8 बजे से 9 बजे तक। एंड कंप्यूटर साइंस की जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं 6 बजे से 8 बजे तक पेड क्लास में। तो पेड क्लास भी है, और 18 जुलाई से आपका क्लास आ रहा है, एमसीक्यूज का भी एक सीरीज आ रहा है 1 महीने के लिए, ठीक है। तो पेड क्लास में एमसीक्यूज का बैच, जो आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मोर देन 2000 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपको कराया जाएगा एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है। और कोई किसी को इसके संबंध में कुछ पूछना है? पूछिए। सर, सीएस में साइंस से क्वेश्चन, देखिए सीएस में जो जीएस का पार्ट है वहां पे साइंस का क्वेश्चन आएगा। तो मैम आपको पढ़ा रही हैं तो आप लोग पढ़ते रहिए साइंस भी, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन जो होंगे जीएस में वो साइंस का रहेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन रहेगा वहां पे। 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा जीएस पार्ट का, और 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का। तो उस 40 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो
साइंस का क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिनिमम तो 5 रहेंगे ही रहेंगे, मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, साइंस की क्लासेस भी करते रहिए। और मैम बहुत अच्छे से, मतलब होता है ना, इतने मैम का लैंग्वेज जो है प्यारा है कि याद हो जाता है सुनते ही, ऐसा है ना मैम? ये तो बच्चे बताएंगे सर। बच्चे क्या, मैं भी पढ़ रहा था आपसे यहाँ सामने खड़ा होकर के। बीटेक जो किया है वो फॉर्म फिल कर सकता है क्या? देखिए, बीटेक के साथ जो है आपके एसटीटी पात्रता परीक्षा, माध्यमिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए भी आपको पता है, 1 to 5 के लिए तो आपको सीटेट होना चाहिए, सीटेट एंड बीएड। चलिए ठीक है, तो आप लोग करिए। क्लासेस का इन्फॉर्मेशन हमने बता ही दिया। यूट्यूब पे 8 से 9 क्लासेस चल रही हैं, और जो लेवल होगा एग्जाम का आपको मैं बता दूं, गेट लेवल पे मत जाइए। कुछ लोग मिसलीड करते हैं कि गेट और यूजीसी नेट, वो दोनों लेवल का बहुत फर्क होता है। और आपके एग्जाम में 8,395 सीट है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। और क्वालिफाइड लोग हैं वो 17,000 है, तो 17,000 में से भी 15-16,000 लोग ही फॉर्म जो है एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, और उसमें से 8,500 लोगों का सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, देखिए सीएस जो बैच लिया हुआ है उसका तो ऑलरेडी क्लास चल रहा है, तो उसको आपको इसमें ये बिल्कुल अलग से एक जो है आपको प्रोडक्ट है, अलग से एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वो केवल एमसीक्यू जो करना चाहता है एनसीईआरटी के बेस पे उसके लिए है। जो पेड क्लास कर रहा है उसको इस पे ध्यान नहीं देना है, आप पेड क्लास में पढ़ते रहिए। ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया जाता है। अड्डा 24/7 की तरफ से रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जो जिस रिसोर्सेज को लेना चाहता है वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहता नहीं ले सकता है, ठीक है। तो चलिए मैम, आप क्लासेस को कंटिन्यू करिए। इन्फॉर्मेशन तो हमने दे दिया सभी को। हाँ, क्लासेस है ये आपको पता है। आप यहाँ पर बिहार अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये सारी क्लासेस हमारी आ जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करिए क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बच्चों के बिहाफ पे भी मैं ही आपको थैंक यू कहूंगी। चलिए, तो वापस से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी अब, क्योंकि देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बैच के अंदर टीचर वाले बच्चे भी हैं और आपके एसएससी सीजीएल मेंस वाले बच्चे भी हैं। फिलहाल अभी क्योंकि 23 तारीख को पेपर है तो मेरा मेन फोकस उन 23 तारीख वालों को लिए है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस 23 तारीख वालों के लिए, इसलिए उनकी शेड्यूलिंग में कुछ कुछ चीजें हैं। देखो बच्चा, देखो दो चीज है, एक एग्जाम के अंदर ना, एक एग्जाम के अंदर दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ही आप आंसर दे पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं कि मतलब सीधे रट लिया कि जी हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम है, हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम है ना। तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे तुम लोगों के लिए एक चीज प्लान की है मैंने, वो क्या है, जितनी भी आप लोगों की थ्योरी है और उस थ्योरी से रिलेटेड, इस थ्योरी के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये तो मैं तुम्हें कराऊंगी इस पेड बैच के अंदर, ये तो मैं कराऊंगी पेड बैच के अंदर। और आज से जो है आपका YouTube की अगर मैं बात करूं तो YouTube पे आपकी टोटल 23 तारीख तक कंप्लीट प्रैक्टिस चलने वाली है। किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन रोज किया करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रोज किया करेंगे बायो के, 10 क्वेश्चन किया करेंगे केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन किया करेंगे किसके? फिजिक्स के। यानी कि कुल मिला के आपके डेली जो वाईटी पे क्वेश्चन होंगे 50 मिनट के अंदर अंदर विद एक्सप्लेनेशन जो आपके वाईटी पे 40 क्वेश्चन हुआ करेंगे वो पूरी तरीके से आपके सीजीएल मेंस को टारगेट करके होंगे। तो अगर आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो यूट्यूब पे डेली मेरी क्लास होती है 6 बजे।
अब आप लोगों की पेड क्लास लेने के बाद वही 6 बजे मेरी क्लास है, किसके ऊपर? वाईटी की, यूट्यूब के ऊपर। तो 23 तारीख तक लगातार आप लोग बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या? किसके? आप लोग यूट्यूब पे 6 बजे याद रखिएगा। और पेड जैसी आपकी रोज 11 बजे होती थी, पेड जैसे आपकी रोज 11 बजे होती थी, ऐसे ही हुआ करेगी, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्या नाम है वो किया करेंगे, थ्योरी और प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ और मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट कराना है। थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए। मैम बीपीएससी का पेपर बच्चे, इसमें बीपीएससी का नहीं है। अगर आपने महापैक लिया है खुशबू तो बीपीएससी का बैच कंप्लीटली अलग है, बीपीएससी का बैच बिल्कुल अलग है। टाइम क्या रहेगा? जब्बर मैंने बता दिया टाइम क्या रहेगा। 6 बजे सीएस है, कोई बात नहीं। इमरान पेड वो देख लो, रिकॉर्डेड देख लो। बीपीएससी टीचर के लिए बॉटनी का एक भी चैप्टर, बॉटनी सर करवा तो रहे, प्रशांत सर बीपीएससी में करवा रहे हैं, प्रशांत सर करवाएंगे बॉटनी। अब से क्लास 5 बजे नहीं होगी, मैंने बताया ना, पेड क्लास 11 बजे ही होगी, बस आज के लिए चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए वापस से टॉपिक शुरू करते हैं। चलो, तो हमें आज जो चैप्टर शुरू करना था, आज जो हम लोगों को चैप्टर शुरू करना था वो कौन सा था? वो था आपका, देखो अगर आप लोगों को इतना दुख हो रहा है कि इतना सारा एकदम से बर्डन आ गया, हम कैसे करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, तो बच्चे ये बात आप लोग भी जानते होंगे, इट्स बेटर टू स्वेट बिफोर द बैटल। अपनी लड़ाई में खून बहाने से अच्छा, यानी कि खामखा आपके पेपर में आपके नंबर ना आए, आपका खून बहे, आपको दुख हो, उससे बढ़िया ये है कि अभी मेहनत कर करके पसीना बहा लो, ताकि बाद में आपको किसी भी तरीके का खून ना बहाना पड़े, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो है आपका अपना मैटर, यानी कि पदार्थ, या आप इसको कहीं पे पढ़ सकते हैं और एक नाम से, और वो नाम क्या है? द्रव्य। देखो, क्योंकि हिंदी वालों के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है पदार्थ की जगह कहीं द्रव्य लिखा हुआ हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। और जो द्रव है वो लिक्विड है, और जो द्रव है वो क्या है? वो आपका लिक्विड है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी कि अगर हम मैटर की बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें, तो मैटर को हम दो रूप में, मैटर होता क्या है, आपको पिछली क्लास में बताया गया था, ये बहुत ही छोटी क्लास का टॉपिक है कि मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का द्रव्यमान हो, जिसका अपना खुद का कोई द्रव्यमान हो, यानी जिसका अपना खुद का कोई भार हो, कोई मास हो और वो जगह घेरे, जगह घेरने का मतलब क्या है? उसका अपना खुद का कोई आयतन हो, यानी कि वॉल्यूम हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैटर। जैसे ये पेन है, इस पेन का अपना कोई मास भी होगा, और अगर इसमें अपने हाथ पे रख रही हूँ तो मेरे हाथ पे ये जगह भी घेर रहा है, ये क्या? एक मैटर है। इस ग्लास के अंदर मैं चाहे पानी भर लूं, चाहे चाय भर लूं, अब क्या हुआ? अगर इसके अंदर मैंने चाय भर दी तो चाय का अपना खुद का भी कोई द्रव्यमान था, और कप के अंदर उसने पूरी जगह घेर रखी थी, तो वो क्या है? वो एक मैटर है। गुब्बारे के अंदर हवा भर दी जाए, गुब्बारे का वजन बढ़ जाएगा और वो गुब्बारा पूरा फूल जाएगा, यानी कि वही हवा उसके अंदर पूरी जगह घेर लेगी, तो हवा भी क्या हो गया? मैटर हो गया। यानी कि एक मैटर को अगर आप देखेंगे तो वो मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। और क्योंकि इसे मैंने 3 वर्गों में बांटा है और इन तीनों चीजों को ही मैं छू सकती हूँ, तो जब हम किसी चीज को छू सकते हैं तो उसे कहा जाता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका भौतिक गुण कहलाता है। तो अगर भौतिक रूप से मैं देखूं, यानी कि अगर मैं फिजिकली क्लासिफाई करूं, तो फिजिकली मैं एक मैटर को 5 भाग में बांट सकती हूँ, और वो 5 भाग कौन से हैं? एक तो है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आज एक हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, हिंदी में इसको प्लाज्मा ही कहा जाता है,
और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो एक तो है आपका ठोस, एक है आपका द्रव, एक है आपकी गैस, और दो अलग से आए हैं, अब नए हम लोगों को पढ़ने होते हैं, ये पहले के बच्चे नहीं पढ़ते थे। अब जो दो नए आए हैं वो कौन से? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस के बारे में आप सभी लोग सारी जानकारी जानते होंगे। ठोस क्या होता है? ठोस कोई भी ऐसी चीज होती है जो हार्ड होती है, जो सख्त होती है। और वो हार्ड क्यों होती है? क्योंकि ठोस के अंदर जो इसके अंतराण्विक कण होते हैं, अंतराण्विक कण होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि इनके बीच में दूरी बिल्कुल ना के बराबर होती है। और जब दूरी ना के बराबर होती है तो ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, यानी कि इनके बीच में बल कैसा होता है? अंतराण्विक बल कैसा होता है? वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके पास इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी कम है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं अगर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है? वो कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की अगर बात की जाए तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सघन होते हैं, ये डेंस होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सघन होते हैं, ये डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो कैसा है? वो थोड़ा सा ज्यादा है। वो थोड़ा सा क्या है? वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला बल क्या है? इनके बीच में लगने वाला बल थोड़ा सा कम है। इनके बीच में लगने वाला बल कैसा है? कम है। और अगर हम आए किसके ऊपर? गैस के ऊपर, तो इनकी दूरी तो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अंतराण्विक जो इनके बीच में दूरी है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से बल क्या हो जाता है? वैंडर वॉल फोर्सेस काम करनी चालू कर देती हैं, जो कि बहुत ही वीक होती हैं, बहुत ही कमजोर होती हैं, यानी कि इनके बीच में बल बहुत ही कम लगता है। ठीक है, बल बहुत ही कम लगता है। चलिए तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखो ये तो ऐसी चीज है जो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आनी चाहिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो हम पढ़ चुके थे। तो देखिए मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में पाया जाता है, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। मेन जो है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा दो और अवस्थाएं कौन सी? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें अगर आप ठोस अवस्था की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, तो इस अवस्था में पदार्थ का अपना निश्चित द्रव्यमान होता है। इस अवस्था में पदार्थ का क्या होता है? पदार्थ का अपना निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मास है, और इनकी शेप भी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। इनकी शेप भी कैसी है? फिक्स्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होता है, जबकि इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसा है? वो बहुत ही ज्यादा है। फोर्स का मतलब क्या है? जो कणों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, वो बहुत ही कस के पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? दे आर इनकम्प्रेसिबल, असंपंडीय, यानी कि जैसे स्पंज देखा है वो पिचक जाता है। बॉल के अंदर पानी भरोगे, गुब्बारे के अंदर पानी भर दो वो भी पिचक जाएगी, बॉल के अंदर हवा भर दो वो भी पिचक जाएगी। लेकिन अभी गुब्बारे के अंदर एक बॉल भर दो, एक गेंद भर दीजिए, तो क्या वो गुब्बारा पिचकेगा? वो कभी भी नहीं पिचकेगा, क्योंकि सॉलिड्स कैसे होते हैं? दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। उनका अपना एक निश्चित आकार है, वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो अपने आकार को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दे आर हाईली डेंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा अधिक सघन होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है? बहुत ही ज्यादा है। देखो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसे थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों को खुद से थोड़ा रीड करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इन सॉलिड्स की बात करूं, तो ये सॉलिड दो तरीके के होते हैं। अगर मैं ठोस अवस्था की बात करूं
तो ठोस अवस्था दो तरीके की होती है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में भी क्रिस्टलाइन ठोस ही कहा जाता है, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस, इन्हें अक्रिस्टलाइन बोला जाता है, हिंदी में इन्हें अक्रिस्टलाइन कहा जाता है, इंग्लिश वाले से एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये है कि इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, इसके जुड़ने का एक फिक्स्ड पैटर्न है, इसके जुड़ने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना वो फिक्स होती है। अगर आपने अरेंजमेंट इनकी बिगाड़ दी तो ये अपने गुणों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर आप इनके अरेंजमेंट को बिगाड़ेंगे, इनके अंदर रखे हुए परमाणु अणु किसी भी चीज की अगर आपने अरेंजमेंट इधर उधर कर दी तो क्या होगा? तो ये अपने गुणों को भी छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो ग्रेफाइट देखा है, ग्रेफाइट देखा है, अगर ग्रेफाइट नहीं देखा है तो पेंसिल की नोक देखी है, पेंसिल की नोक देखी है, उस ग्रेफाइट के अंदर होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन होता है, वो पूरी पेंसिल की जो नोक है काली काली है ना, कार्बन की बनी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बने हुए होते हैं, और ये आपस में भी फिर बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक के ऊपर एक लेयर होती है, एक के ऊपर एक लेयर होती है। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस वाले कार्बन को, अगर मैं इस वाले कार्बन को उठा के कहीं यहां ले जाती हूं, अगर मैं इस वाले कार्बन को उठा के कहीं इधर ले जाती हूं तो क्या होगा? अगर मैं इस वाले कार्बन को उठा के कहीं यहां ले जाती हूँ और इस तरीके से करने की कोशिश करती हूँ तो आपकी जो पेंसिल की नोक इतनी चिकनी होती है ना, आपने देखा है पेंसिल कहीं पे ऐसे 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 घिस दो, पूरी घिस दो पेंसिल, और उसके बाद उसे छूना, देखना कितना चिकनापन होता है उसके अंदर, वो उसकी जो ये स्लिपरी प्रॉपर्टी है ना वो सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ कहते हैं क्रिस्टलाइन। यानी कि अगर आपने उनके अंदर किसी भी अरेंजमेंट को बदल दिया, उनके अंदर की बनावट को अगर आप बदल देते हैं तो वो अपने गुणों को भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। जबकि आपके एमॉर्फस सॉलिड जो है, अक्रिस्टलीय ठोस जो है, इनकी पूरी इर्रेगुलर शेप होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है। इनफैक्ट जो इनके अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो भी डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। इनके अंदर कणों की जो व्यवस्था है वो कैसी है? अनियमित है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्लास, रबड़, प्लास्टिक और ये सब। कुल मिला जुला के आपको जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है इनके एग्जाम्पल्स। आपको अभी अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये देखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका ग्रेफाइट। जितने भी कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, एक हिंट देना चाहूंगी, जितने भी कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन है। तो आपको पेपर में क्या किया जाएगा? पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। मान लो 3 ऑप्शन ये दे दिया और एक चौथा ऑप्शन बना दिया ग्लास, तो आप क्या बता देंगे? ग्लास क्रिस्टलीय नहीं है। ग्लास तो क्या है? ग्लास अक्रिस्टलीय है। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक ये सब क्या है? ये सब अक्रिस्टलीय है, यानी कि इनका कोई, इनके कणों की जो व्यवस्था है वो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप जानते ही हैं कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन इनका आयतन पूरी तरीके से निश्चित होता है, ठीक है। ये जिस कंटेनर में, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की आकृति ले लेते हैं, उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने दूध, चाय, छाय, मट्ठा, कोई भी चीज देखो, ये सब वही कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें बहने वाला द्रव्य अर्थात तरल कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? ये लिक्विड होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूइड, यानी कि तरल पदार्थ। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड।
कोई भी ऐसी चीज जो बहने की क्षमता रखती हो उसे तरल पदार्थ कहा जाता है। इसमें लिक्विड भी आते हैं, इसमें द्रव भी आते हैं और इसमें गैस भी आती है। हवा बहती है ना, पानी गिर जाए वो बहेगा, हवा बह रही होती है। तो क्योंकि दोनों चीजें बहती हैं, तो अगर कोई पूछे फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड, क्योंकि नसों के अंदर फ्लूइड चढ़ाया जाता है तो हमें ऐसा लगता है खाली पानी को फ्लूइड कहते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो बहने की क्षमता रखती है उसे आप फ्लूइड कह देते हैं, उसे आप तरल पदार्थ कह देते हैं। इसमें गैस भी शामिल होते हैं और इसमें द्रव भी शामिल होते हैं। इनके अगर अंतराण्विक बल के बारे में बात करेंगे तो इनके अंतराण्विक बल इतने ज्यादा प्रबल नहीं होते हैं, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी है वो भी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, ना ही बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, ठीक है। अगला क्या है आपका गैस। इनकी ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप है, ना ही इनका कोई निश्चित आकृति है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन है। ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं, जिस भी बर्तन के अंदर रखे जाएंगे उसी की शेप ले लेंगे, उसी की आकृति ले लेंगे। इनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक होता है। इनका अंतराण्विक बल कैसा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इनके बीच में दूरी भी कैसी है, बहुत 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 ज्यादा होती है। एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इनको आप आराम से पिचका भी सकते हो। आपने देखा है गुब्बारे के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो उसे बीच में से ऐसे मोड़ के उसकी एक आकृति से ऐसी बना लेते हैं। एक गुब्बारा लेते हैं और उसे बीच में से यूं मोड़ देते हैं और उसको कुछ ऐसा बना देते हैं, और पेन लेके इसके ऊपर आंख नाक मुंह बना देते हैं। तो आपने देखा बीच में से आपने पूरा ही कंप्रेस कर दिया, इसको पूरा ही आपने बीच में से पिचका दिया। तो गैस क्या है, गैस बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। और ये भी, इनको भी आप फ्लूइड्स कह सकते हैं, ये भी, इन्हें भी तरल पदार्थ ही कहा जाता है, इन्हें भी तरल पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम किसके ऊपर, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तो अभी क्या है, साइंटिस्ट को ही नहीं पता है इनके बारे में, बस इतना पता है कि इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा के पास, तो प्लाज्मा क्या है, एक दो नई स्टेट आई हैं आजकल मार्केट में, और वो दो नई स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है, ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि इनके पास एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और इनके पार्टिकल्स बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। कहने का सिंपल मतलब क्या है, आपने लोहा देखा है, लोहा देखा है, लुहार देखा है। अगर आपने कभी देखा हो रोड के किनारे जो ये बंजारे से होते हैं, जो ये तवा चिमटा बनाने का काम करते हैं, उनके पास देखना वो लोग लोहे को कितना गर्म कर देते हैं। इतना हथौड़ा मारने से पहले लोहा इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो पूरा लाल हो जाता है। तो वो जो बिल्कुल चमकता हुआ लाल रंग का लोहा है, उस पे पीट पीट के उसे इतना पीटा गया है कि उसके अंदर के पार्टिकल्स में एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे है। तो वो क्या है, वो प्लाज्मा है। वोल्केनो जो है, वोल्केनो जितने भी हैं, ये ज्वालामुखी जो है, इनके अंदर भी क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा भरा हुआ है। उनके अंदर से भी जितना भी आपका ये मैग्मा लावा निकलता है, उस लावा के अंदर भी जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनके पास एनर्जी बहुत 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 ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और सब आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्योंकि जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होने लगेगा तो उनपे आवेश आ जाएगा और वो क्या होंगे, वो आयंस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर पूछे प्लाज्मा कैसी है, तो प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। फिर वही बात, आपको प्रॉपर्टी कुछ याद नहीं रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के लिए खाली आपको इसका उदाहरण याद रखना है, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं या ट्यूबलाइट जो होती है, उसके अंदर गैस भरी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बल्ब या फिर ट्यूबलाइट, बल्ब या ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, गैस है, प्लाज्मा है, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है, या कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैंने आपसे पूछा है कि बताइए बल्ब और लाइट के अंदर क्या है, बल्ब और लाइट के अंदर क्या है, गैस है, प्लाज्मा है, जल वाष्प है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर गलत बात,
ये देखो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब हो गया आपकी ट्यूबलाइट जो है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्लाज्मा होता है। पढ़ के भी गैस बता रहे हैं मनीष, पूनम, पंकज, कल्पना, क्या पढ़ रहे हो? आनंद, ठीक है, इतनी देर से बोल रही हूँ फिर गलत कर दिया। तो क्योंकि हमें वही आदत पड़ी हुई है, हमने बहुत दिनों से केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन बल्ब और ट्यूबलाइट, तो हम आर्गन, नियॉन ये सब बता देते हैं ना। हम क्या बताते हैं? आर्गन, नियॉन ये सब भरा हुआ है। ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन है, बल्ब के अंदर नियॉन है। तो क्योंकि हम इन्हें बार बार गैसेस बोलते हैं, तो गैसेस नहीं है बेटा, ये बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड लेवल पे होती हैं, ये आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो आज के बाद आप सही कर लेंगे। सवाल भले ही गलत पूछ सकता है, सवाल भले ही कह सकता है कौन सी गैस प्रेजेंट है, लेकिन जब आपको जवाब देना होगा कि गैस है या प्लाज्मा है, तो आप गलत नहीं हो सकते। आप हमेशा कहेंगे उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा है। उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, कोई बात नहीं पूनम, फिर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक आपसे एक तो वही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक दूरी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, या एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में से उनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, या हमने अभी प्लाज्मा पढ़ा, इसका भी उदाहरण पूछा जा सकता है। और ये प्लाज्मा भी कहाँ पाया जाता है? आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब्स के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस अभी भी नहीं मिल रही है बच्चे, मैंने तो पूरे अब आईडी के साथ भी बता दिया है। ठीक है, अभी लास्ट में देख लेंगे। चलो अगला देखिए, उसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनको ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इनके खोजकर्ताओं के नाम पे दिया गया है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? भारत के सत्यनाथ बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इनके नाम पे इसे नाम दिया गया है क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब क्या? किसी चीज को कंडेंस किया जा रहा है। कंडेंस करने का मतलब क्या है? उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा के, उसके ऊपर दाब को बढ़ा के, जो उसके छोटे छोटे कण हैं उन्हें पास लाया जा रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है? आपकी जो गैस होती है, आपको क्या कर देना है? उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ाना है, तापमान घटाना है, ताकि वो बिल्कुल लो डेंसिटी पे आ जाए, और उसी को क्या कह दिया जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, एक चीज और, आपके इस प्लाज्मा को यहां लिखा है क्या? चलिए, नहीं दिया। देखो इसके एग्जाम्पल सन और, हाँ लिख तो रखा है, इसके एग्जाम्पल सन और स्टार्स भी हैं। सूरज और तारे भी जो चमकते हैं, उनके आसपास की जो गैस है, सूरज और तारा, देखो सूरज के पास कितनी सारी एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर से भी जो बाहर आ रही हैं गैसेस, वो सब चार्ज हो चुकी होंगी, सबके ऊपर आवेश होगा, वो उनके पास आयन होगा, और एनर्जी तो कितनी सारी होगी। जब सूरज हमें इतनी दूरी पे 10% एनर्जी दे रहा है, तो सोचो जो आयंस, जो गैस बिल्कुल उसके पास में ही है, उनके पास कितनी एनर्जी होगी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो और आवेश आ चुका, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो सन के आसपास या किसी भी तारे के आसपास जो गैस होती है, जिसकी वजह से वो चमकता है, वो सब क्या है? वो सब प्लाज्मा है। और ये सब किसकी वजह से बन रहा है? ये प्लाज्मा किसकी वजह से बन रहा है? बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से इनकी जो चमक है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। ठीक है, प्लाज्मा की वजह से। तो 4 एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के, ट्यूबलाइट, बल्ब, सूरज और तारे, इनकी जो चमक है वो किसकी वजह से? वो है प्लाज्मा के कारण। ठीक है, मैं सीधे वही बातें बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाएंगी।
तो आप लोगों ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए क्या किया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। गैस के जो ये कण थे ये सब दूर दूर थे, आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसे इधर से भी दबाया, इसे इधर से भी दबा दो, ठीक है, इसे ऊपर से भी दबा दो और इसे नीचे से भी दबा दो, चारों तरफ से इसे बिल्कुल कंप्रेस कर दिया। एक तो कंप्रेस करने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से ये सब अपने पास पास आ जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? टेम्परेचर घटा दो। पानी को कैसे जमाते हो? टेम्परेचर घटा के, ऐसे ही इसका भी टेम्परेचर घटा दोगे तो ये सब कण बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और इसी को क्या कह दिया जाएगा? इसे कहा जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसे कहा जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए अगला देखिए। अब ये देखो, एक तो होता है हम जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाएं, एक होता है खुद ही हो जाए, एक होता है खुद ही हो जाए। तो जब भी ये तीनों अवस्थाओं में मौजूद द्रव्य एक दूसरे से बिना किसी बल लगाए अपने आप ही मिक्स हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। जैसे कि पानी लो, उसके अंदर दूध डाल दो, ये बताओ आपको घोलना पड़ेगा या वो खुद ही मिक्स हो जाएगा? खुद ही मिक्स हो गया, ना कोई बल लगाया ना कुछ किया, अपने आप मिक्स हो गया। तो आप क्या कहोगे? क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। आप क्या कहेंगे? क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया, विसरण हो गया। ठीक है, आपने अगरबत्ती जलाई, उसमें से धुआं निकला, अब आपको हवा में वो खुद ही फैलानी पड़ेगी या अपने आप फैल जाती है? हवा में मिक्स हो जाती है। तो वो हवा में खुद ही मिक्स हो जाती है, तो वो भी क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। अब जरूरी नहीं है एक ही स्टेट हो, अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं। चीनी है, उसको पानी में डाल दो, जल्दी घोलनी होती है तो हम चम्मच से चलाते रहते हैं, मत चलाओ, रात भर के लिए छोड़ दो, सुबह उठ के देखना वो क्या होगी? मिक्स हो जाएगी। तो सॉलिड लिक्विड भी आपस में बिना किसी बल के अपने आप मिक्स हो सकते हैं। तो जब भी दो विभिन्न प्रकार की चीजें अपने आप आपस में मिश्रित हो जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगी, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाएगा? उस क्रिया को कहा जाएगा डिफ्यूजन, यानी कि आप लोगों का विसरण। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन। अपने आप जब कोई भी चीज होगी, अपने आप होगी, स्वतः मिलेंगे, वो मिश्रण अगर स्वतः बनेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपका विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब जो मेन चीज आप लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आप लोगों को पढ़ना है इनके बीच का इंटर कन्वर्जन, यानी कि द्रव्यों की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन, इनके बीच का परिवर्तन पढ़ना है। कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी चीज को अगर किसी और चीज में बदलना है तो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे, अच्छा कमेंट तो है ही नहीं ना, जल्दी से मुझे बताइए, दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है? शिवम मेहरत व्हाट्सएप। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई नहीं। इस टाइम पे डेली क्लास होगी नहीं मोना? बस ये आज के लिए हुई है, रोज हमारी सुबह वही 11 बजे ही क्लास होगी, सुबह 11 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, सुबह 11 बजे होगी। बच्चा देखो, एक चीज मुझे समझ में आती है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि घोल के नहीं पिलाया जा सकता। दूसरी चीज ये है कि हर चीज ना स्टडी एंड काम विंस द रेस, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगर यही हमारे पास समय होता ना तो मैं भी धीरे धीरे चलती और शायद आप लोगों को घोल के भी पढ़ा देती। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार से उसको पढ़िए, बार बार से वीडियो देखिए
और ये मैं जरूर रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही है, मैं आज भी आईटी के साथ बैठूंगी। देखो मैं रोज टेक्निकल टीम के साथ खुद बैठ रही हूँ, है ना। नहीं होता है, आज मैं प्रॉमिस करके जा रही हूँ, आज मैं पूरा करवा के और तुम्हारा ये रिकॉर्डेड क्लासेस दिखवा के तभी घर जाऊंगी, ठीक है। आज इसको सॉल्व करवा ही देते हैं। चलो अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके इंटर कन्वर्जन के ऊपर। इन तीनों की अवस्थाओं में जो अंतः परिवर्तन है उसके ऊपर सीधे सीधे सवाल आ जाता है। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने एक तो पढ़ा हमारा ठोस। हमने कौन कौन सी 3 अवस्थाएं पढ़ी, हमने एक अवस्था पढ़ी अपनी कौन सी, ठोस, यानी कि आप लोगों का सॉलिड, है ना। दूसरा फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा फिर हमने पढ़ा एक स्टेट कौन सी, द्रव। दूसरी स्टेट हमने कौन सी पढ़ी, दूसरी स्टेट पढ़ी हमने लिक्विड। दूसरी स्टेट पढ़ी हमने लिक्विड। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा क्या, गैस। लास्ट में हमने पढ़ा क्या, गैस। अब सीधे सीधे जो आप लोगों से सवाल आएगा, सीधे सीधे जो आप लोगों से सवाल आएगा वो क्या आएगा कि बताइए अगर आपको किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्यूजन। उसे आप क्या कह देते हैं, इसे अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, उसे कहा जाता है सगलन। उसे क्या कहा जाता है, सगलन, यानी कि फ्यूजन, या सिंपल भाषा में आप इसी को कह देते हैं मेल्टिंग। पर आपके पेपर में कभी भी मेल्टिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा, फ्यूजन। और जिस तापमान पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वायुमंडलीय दाब पे, एक सामान्य वायुमंडलीय दाब पे जिस तापमान में एक ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होता है, उस तापमान को कहा जाता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है, गलांक। उसे क्या कहते हैं, गलांक। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच liquid starts converting into solid starts converting into liquid is known as melting point। उसे क्या कहते हैं, melting point कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, melting point। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सगलन का इस्तेमाल करोगे, यानी कि फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसी सॉलिड को गैस में बदलना है, उसी सॉलिड को अगर गैस में बदलना है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उधर्वपातन। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उधर्वपातन। ज्यादा मोटा हो गया नहीं, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। अब मुझे जल्दी से सब्लिमेशन का एग्जांपल दो। आपने कहा देखा है जहां सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, आपने कहां पे देखा है जहां पे सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होता हो, सब्लिमेशन हो रहा हो, जल्दी से बताइए। सॉलिड को सीधे, वेरी गुड, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कपूर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर। कपूर को आप बाहर रख दीजिए, वो अपने आप उड़ जाएगा। या कैम्फर, जो कपड़ों में, अलमारी में या बेड में जो गोल गोल सफेद रंग की बॉल डाली जाती है कि हमारे कपड़ों में कीड़े ना लगे, वो सब क्या है, वो सब आपके क्या है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, कपूर, ये सब क्या है, ये सब आपका सीधे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला, उसके बाद क्या है, देखो अगला फिर हमसे कह रहा है कि मान लो अब आपने ठोस को जब द्रव में कन्वर्ट किया तो आपने सगलन किया, जब ठोस को गैस में परिवर्तित किया तो उधर्वपातन किया, ठीक है। अब आपको लिक्विड को चेंज करना है। अब इस लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करेंगे,
इस लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहा जाता है वेपोराइजेशन। उसे क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। उसे आप क्या देते हैं? वाष्पीकरण, यानी कि वेपोराइजेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी वही चीज है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक सामान्य, हमने जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, वो हमेशा सामान्य रहेगा, उसे नहीं बदलोगे। अब उस दाब पे द टेम्परेचर एट विच दिस लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस, वो तापमान जिस पे हमारा द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका क्या बोलते हैं उसे, देखो मेरे दिमाग से ही उतर गया, बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। उसे आप क्या कह देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर वाटर का देखोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसे क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर पानी, अगर ये पानी वेपर में, वाष्प में बदलना शुरू हो जाए 100 से नीचे ही, धूप में भी तो कपड़े सूख जाते हैं, धूप में भी जो कपड़ों का पानी है वो सारा भाप बन के उड़ जाता है, तो वहां तो कपड़े 100 डिग्री पे तो उबल नहीं रहे हैं कपड़े। तो जब वाष्प जो है वो 100 डिग्री से पहले ही बन जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अभी हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, अभी बस एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? गैस के अंदर। अब इसी लिक्विड को कन्वर्ट करो किसमें? सॉलिड में। इसी लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे बताइए? इसी लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, जब पानी को फ्रिज में रख के, जब पानी को फ्रिज में रख के आप जमा देंगे, जब पानी को फ्रिज में रख के आप जमा देंगे तो उसे कहा जाएगा सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जमना। उसे क्या कहा जाएगा? सॉलिडिफिकेशन या फिर जमना। ठीक है, ये सिर्फ पानी के साथ ही नहीं होता है। आप लोगों ने वो देखिए हनी जो मार्केट में आती है, मार्केट में जो शहद आता है उसे रखे रहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसमें देखेंगे चीनी सी बन जाती है, चीनी सी बन जाती है, तो वो क्या हो गया? वो सॉलिडिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो गया, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए। और आप लोगों को पता है क्रिस्टल और एमोर्फस क्या है? एक प्रकार का ठोस है। क्रिस्टल और एमोर्फस, क्रिस्टल ये क्या है? एक प्रकार का ठोस होता है। तो शहद में भी आप देखेंगे आपको ये सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर? गैस के ऊपर। इसी गैस को अगर आप सॉलिड में बदल दे, गैस को सॉलिड में कहाँ बदलते हो बताओ? गैस को सॉलिड में बदलने का एग्जांपल दीजिए। इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। गैस को सॉलिड में कब बदलते हो? गैस को सॉलिड में कब बदलते हैं बताइए? और इस प्रोसेस को बोला जाता है संघनन। यानी कि कंडेंसेशन। जब गैस से सॉलिड बनाओगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? ड्राई आइस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ड्राई आइस। कहाँ यूज करते हैं ये ड्राई आइस? इस ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन करवाने में। ड्राई आइस। गैस को क्या करो? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देके और उसको ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? ड्राई आइस। और इससे क्या करवाई जाती है? इससे कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जा सकती है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं।
सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, NaCl यानी कि आपका साधारण नमक, साधारण नमक, टेबल सॉल्ट जिसे आप कहते हैं या कॉमन सॉल्ट जिसे आप कह देते हैं, और साथ में चाहिए आपको क्या, ड्राई आइस, ड्राई आइस, सूक्ष्म बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस, सूक्ष्म बर्फ। तो आप देख सकते हैं वहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, ठोस में। अब दूसरा क्या है, आपको गैस को आपने ठोस में बदल दिया, अब इसी गैस को आप बदलिए किसमें, इस गैस को बदल दीजिए आप लिक्विड में। इसका एग्जांपल दो, इसे भी कंडेंसेशन ही कहते हैं, इसे भी संघनन ही कहेंगे। Mommy G. ठीक है, इसका एग्जांपल दीजिए जब गैस सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। अरे ये तो आप रोज भी देखते हो, देखो फोटो दिखाऊं तो देख के आप लोगों को याद आ जाएगा, देख के आप लोगों को याद आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ठीक है, देखो इसका एग्जांपल दूं, बहुत ही आसान एग्जांपल है इसका, ये रहा, देखा है, गरम गरम कॉफी ले लो, गरम गरम चाय ले लो, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में आपका जल वाष्प है, जो वाटर वेपर है, वो जब इस कंटेनर से छुएगा तो छूते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। या फिर आपने पानी का ग्लास देखा होगा, बोतल, फ्रिज का पानी इसके अंदर रखो तो आप देखोगे पहले जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था ग्लास का पानी बाहर आ गया, ग्लास का पानी बाहर आ गया, ग्लास का पानी बाहर आ गया, वो ग्लास का पानी बाहर नहीं आता, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है, जो जल वाष्प होती है, वो इस ठंडे पानी के ग्लास से टकरा के पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है ना, इसे पीपीटी तुम्हारी क्लास की अपलोड हो चुकी है, इसे पढ़ लेना। फ्यूजन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये गलने की प्रक्रिया है जिसमें आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो जाए, सॉलिड जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो जाए। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बारे में भी आपको दिया हुआ, देखो सीधे सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। वेपोराइजेशन भी बताया और इवेपोरेशन भी दिया हुआ है। द सेम फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन व्हेन हीटिंग इज डन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर क्वथनांक से कम तापमान पे ही द्रव को आप वाष्प पे परिवर्तित कर देंगे तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। पीडीएफ क्लास से पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, पीडीएफ क्लास से पहले ही अपलोड हो चुकी थी, अब इसमें अपलोड करनी बहुत मुश्किल होगी, देख लेती हूँ मैं, अगर अभी यहाँ पीडीएफ अपलोड हो जाए, यहाँ नहीं होगी, क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब कल हम कर लेंगे अपना लेटेंट हीट, ठीक है, और इसे पढ़ लीजिएगा, लेटेंट हीट बताऊंगी और इसके एवरीडे साइंस आप पढ़ लीजिएगा कि डेली आप इसे कहाँ कहाँ देखते हैं। अदरवाइज फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो एक बार क्वेश्चन देखती हूँ तुम लोग कितने कर सकते हो, हालांकि अभी तुम लोगों का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो क्वेश्चन करने थोड़े से मुश्किल है, येट एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बताइए,
एक बार बताएंगे जल्दी से, मैं तब तक देखती हूँ अगर आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाए तो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसे पढ़ लीजिए। इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बंद कर दूं? मिला हॉल नहीं मिला? एक घंटे के लिए खाली है मेरा, 2 घंटे का होता है। मैं बंद कर रही हूँ, के लिए दे देगा बोला। मैं कर रही हूँ तो 1 घंटे के लिए तो मैं दूसरी जगह कर हो लूंगी। गया? हाँ मतलब अभी चल रही है। चलिए पीडी निकाल दो, तो इन्हीं पीडीएफ दे रही थी मैं। चलिए इसमें क्या पूछा है, व्हाट प्रिंसिपल डज द प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। फिलहाल इसका आंसर ये होगा, कल जब हम ये टॉपिक कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बस ये दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ताकि जब आप पढ़ें तो ये ध्यान दें कि आपको पढ़ना क्या है और किस जगह पे ध्यान देना है। Why do you add 2 blocks of ice and form a section when pressed together? एक साथ दबाने पे बर्फ के जो 2 खंड होते हैं, जो 2 पिंड होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। गोला खाया है, वो बर्फ वाला क्या करता है, एक वो लेके रहता है और उसको घिस घिस के उसको चूरा सा बना देता है, उसके बाद उसको इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने पे वो गोला सा क्यों बन जाता है, वो बर्फ जुड़ क्यों जाती है आपस में, वो बर्फ क्यों जुड़ जाती है? बस लास्ट एक यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक बर्फ थी, दूसरी एक बर्फ थी, इसी के बगल में रखी और इसे दबा दिया। दबाते ही क्या होता है, जब आप किसी चीज का प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाते हैं, जब आप किसी भी चीज का दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलांक बिंदु है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। और जैसे ही आप इसको आपस में दबाएंगे, अब यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट तो घट गया और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलना चालू हो जाएगा। अब ये बर्फ सॉलिड से कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में, यानी कि ठोस से परिवर्तित हो गई किसमें, द्रव में। अब आपने जैसे ही प्रेशर हटाया, हाथ को पीछे किया, ये फिर वापस जम जाएगी। ये फिर से क्या होगा, ये फिर से वापस से जम जाएगी, यानी कि लिक्विड फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर। और जैसे ही ये बीच में से भी जम गया तो अब क्या हुआ, ये पूरा एक हो गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, दाब बढ़ाने पे गलांक बिंदु घटेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। कल दोबारा बता रही हूँ, क्लास 5 बजे नहीं, कल सुबह क्लास 6 बजे ही होगी, क्लास 6 बजे ही होगी। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बने रहिए और स्वस्थ रहिए। पेपर आ चुका है, किसी को बीमार नहीं होना है बारिश में। चलिए धन्यवाद।